आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए हमने अपनी क्लासेस जहां से रोकी हुई थी वहीं से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या सबस्टेंस। देखो मेरे भाई, रसायन विज्ञान की जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगी तब तक आप पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे, आपको हर समय कंफ्यूजन होगा कि अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक कैसे होते हैं, कैसे पदार्थ निर्माण होते हैं और कैसे मिश्रण बनाए जाते हैं, कैसे यौगिक आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ये जब तक आपको नहीं समझ में आएगा ये बेसिक, तब तक आप कितना भी रसायन विज्ञान के चैप्टर पढ़ लीजिए और आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, यकीन मानना, वीडियो के लास्ट तक आप लोग टिके रहना, फिर आप लोग देखना कि मुझे केमिस्ट्री में कितनी सारे नॉलेज प्राप्त हुई है और हमें केमिस्ट्री अब कितना आसान लग रही है। ठीक है, तो हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। तो मैं आपको सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि पदार्थ कितने तरीके से बांटे गए हैं और हमें क्या क्या चीजें पढ़ने हैं जिससे हमारे नंबर अच्छे आए। ठीक है, ध्यान देना। तो मेरे भाई एक ही चीज ध्यान देना कि कोई भी पदार्थ का दो तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है, एक पदार्थ का भौतिक परिवर्तन, एक पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन। मेरे भाई भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो वस्तु हमें दोबारा मिल सकती है। जैसे हम लोग जल से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ फिर जल बन सकता है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ भैया, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। ऐसा परिवर्तन जो हमें दोबारा न मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, लेकिन दही से कभी भी आप दूध नहीं बना सकते हैं, दुनिया के कितना भी बड़े से बड़े इंसान हो, दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। तो जो वस्तु हमें दोबारा मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन, जो वस्तु हमें दोबारा न मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि जो पदार्थों का वर्गीकरण होता है मेरे भाई दो तरीके से होता है। दूसरा हमारा है रासायनिक परिवर्तन, दूसरा हमारा है मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। और पहला हमारे पास है भौतिक परिवर्तन। क्या है मेरे भाई? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंज, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, आप यहां पे मेरे संग एग्जांपल भी लिख देना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखो मेरे भाई, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, जैसे आप जल से मेरे भाई क्या बना सकते हो, जल से बर्फ बना सकते हो, लेकिन आप जल से बर्फ बना सकते हो लेकिन आप बर्फ से जल भी बना सकते हो। ये दोनों क्रिया हो सकती है, जल से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से जल बना सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में आप एक एग्जांपल लिख लेना, जैसे आप दूध से दही बना सकते हो लेकिन कभी भी आप दही से दूध नहीं बना सकते हो। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, ध्यान देना। रासायनिक परिवर्तन में ढेर सारी चीजें होती है, जैसे पेट्रोलियम का जलना, सोडियम का पानी में मिलना, उसके बाद फास्फोरस का केरोसिन में मिलना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल जो बहुत ही एनसीईआरटी द्वारा बेहतरीन एग्जाम्पल है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। पहले मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, ध्यान देना। तो पदार्थों का वर्गीकरण मेरे भाई दो तरीके से होता है, एक भौतिक परिवर्तन, जो वस्तु हमें दोबारा मिल जाती है वो भौतिक परिवर्तन, और जो वस्तु हमें एक ही बार क्रिया करने के बाद दोबारा न मिले उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देखो मेरे भाई भौतिक परिवर्तन टोटल 3 प्रकार के होते हैं जो हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हम वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन 3 तरीके से होते हैं मेरे भाई। ठोस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सॉलिड, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। और एक हमने पढ़ा था द्रव, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई लिक्विड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये लिक्विड में होता है। ठीक है, और एक हमने क्या सीखा था मेरे भाई गैस, जिसमें घुलने मिलने का गुण ज्यादा होता है, जिसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, जैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मेरे भाई ये तीनों चीज हमने बेहतरीन तरीके से पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुका था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? दूसरी वाली वीडियो पढ़ रहे हैं और इसमें हम आपको क्लासिफिकेशन समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा मेरे भाई, जो रासायनिक परिवर्तन है ना वो 2 तरीकों से होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। रासायनिक परिवर्तन 2 तरीके से बटे होते हैं। एक हमारा होता है मेरे भाई शुद्ध पदार्थ, ठीक है, एक हमारा होता है मेरे भाई शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर, और एक हमारा होता है अशुद्ध पदार्थ नॉन प्योर मैटर। ठीक है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है और अशुद्ध पदार्थ में हमारे पास मिश्रण आते हैं। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है मेरे भाई? मिश्रण, या इसे इंग्लिश में हम लोग मिक्सर कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। शुद्ध पदार्थ हमारे पास 2 प्रकार से होते हैं। आपने बहुत बार नाम सुना होगा मेरे भाई, आपने एक नाम सुना होगा तत्व, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं।
ठीक है। और आप एक और नाम सुने होंगे, यौगिक, ठीक। और यौगिक को मेरे भाई हम लोग कहते हैं कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। यौगिक को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तत्व किसे कहते हैं, तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है वो हमारा तत्व कहलाता है। टोटल तत्वों की संख्या 118 है। तत्वों में हमें पढ़ना होता है धातु, अधातु, उपधातु, कि 118 तत्वों में कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने उपधातु हैं। मेरे भाई मान लेते हैं ये लोहा है, ठीक है। इस लोहा को मैं 100 टुकड़ा कर दूंगा, जो 100वां टुकड़ा होगा 100वां टुकड़ा को भी ऐसे पकड़ूंगा तो वो लोहा ही कहलाएगा। यानी तत्व को कितना भी भागों में आप बांट देंगे तो भी वो तत्व ही कहलाएगा, ठीक है। तत्वों से मिलकर हमारे पास ऑक्साइड बनते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल में मैं पहले ऐसे ध्यान दीजिएगा, जो तत्व होते हैं मेरे भाई वो 3 प्रकार के होते हैं। आपने नाम बहुत बार सुना होगा मेरे भाई। एक हम लोग धातु पढ़ते हैं, एक हम लोग अधातु पढ़ते हैं, ठीक है, और एक हम लोग उपधातु पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। अच्छा, धातु का मीनिंग क्या होता है? धातु को हम लोग मेरे भाई मेटल कहते हैं, अधातु को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है, और उपधातु को हम लोग कहते हैं मेटेलॉइड्स कहते हैं, या कहीं कहीं सेमी मेटल लिखा होता है मेटेलॉइड्स, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मेरे संग आपको नोट्स भी करते हुए रहना है, ठीक है। जब आप मेरे संग ये नोट्स करोगे तो आपके साथ एक बेहतरीन नोट्स होगा और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है, ध्यान देना। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं मेरे पास, यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं H2O, इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई जल, या कहीं कहीं इसका नाम लिखा होता है एक्वा, ठीक है। क्या क्या लिखा होता है, एक्वा लिखा होता है, ठीक है। इसमें देखो मेरे भाई एक हाइड्रोजन है, इसमें मेरे पास एक तत्व कौन है, हाइड्रोजन है, और एक हमारा तत्व है ऑक्सीजन। तो टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, ये एक तत्व हो गया, ये 2 तत्व हो गए, एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलके, ठीक है, टोटल कितने तत्व हो गए, 2 तत्व हो गए। तो एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तत्व क्या कहते हैं, तत्व एक ही परमाणु से मिलकर हमारा तत्व बना होता है, और तत्वों में हमारे पास धातु, अधातु, उपधातु होते हैं। धातु किसे कहते हैं, जो विद्युत का सुचालक होते हैं, जो कठोर होते हैं, ठीक है। धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अधातु जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है सिवाय कार्बन को छोड़ के। अधातु जिसमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और उपधातुओं की संख्या टोटल 7 है, और उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा ही हमें चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है। क्लास 10th में हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, तो मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। अब हम पढ़ते हैं मेरे भाई मिश्रण किसे कहते हैं। तो मिश्रण मेरे भाई 2 प्रकार से होते हैं। आप सभी को पता है कि एक समांगी मिश्रण कहते हैं, एक विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। ऐसा मिश्रण जो घुलने के बाद एक रंग का दिखने लगे उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जो घुलने के बाद हमें 2 तरीके से दिखाई देते हैं उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मेरे भाई ध्यान से देखना, अगर मैं जल में चीनी मिला दूं और जल में नमक मिला दूं तो ये एक हो जाएंगे, घुल मिल के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन विषमांगी मिश्रण हमसे ये कहता है कि यदि आप जल में, ठीक है, पत्थर मिला दो तो ये हमें दोनों दिखेंगे, जल भी दिखेगा, पत्थर भी दिखेगा, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, जल में बालू मिला देते हैं, तो हमें मेरे भाई कुछ देर तक तो बालू हिड़ाया हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ देर के बाद हमें जल भी अलग दिखाई देगा, बालू भी अलग दिखाई देगा। तो विषमांगी मिश्रण जिसमें हमें दोनों पदार्थ दिखाई दे देते हैं। समांगी मिश्रण में कोई एक ही पदार्थ दिखाई देता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ये क्लास 12th के सिलेबस में है। हमें जो पढ़ना है मेरे भाई वो पढ़ना है, ये तत्व है, यौगिक है, ठीक है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, ठीक है, ध्यान देना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इन दोनों चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से ज्ञान करने वाले हैं, और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहीं पे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, जो पूछे गए और जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है और मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानिए। फिर से मैं आपको एक बार और समझाता हूं। भौतिक परिवर्तन मेरे भाई वो परिवर्तन होता है जो हमें मिल सकता है, दोबारा मिल सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में मोमबत्ती का पिघलना, जलना नहीं, मोमबत्ती का पिघलना, फिर से उसको हम मोमबत्ती बना सकते हैं। जल का वाष्प में बनना, फिर वो बारिश होकर जल बन सकता है।
पानी का बर्फ बनना, फिर बर्फ से पानी बन सकता है। कपूर का जलना, कपूर यदि जल जाएगा गैस में बदल जाएगा, गैस से फिर हम कपूर बना सकते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सब लोग को ये लगता है कि रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन कपूर का जलना आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। और अम्लीकृत जल से वैद्युत अपघटन, इसको भी मैं आपको बताता हूं कि अम्लीकृत जल से वैद्युत अपघटन किस तरीके से होता है। इतनी बातें आप लोग को भौतिक परिवर्तन में याद रखनी है। हाँ, रासायनिक परिवर्तन में तो बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपको जलना या नष्ट होना यही सब आपको मिलेगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, मोमबत्ती का पिघलना, अगरबत्ती का जलना, ठीक है, दूध से दही बनना, मक्खन का खट्टा होना, और उसके बाद आपको खाने का पचना, ईंधन या पेट्रोलियम का जलना, सोडियम को पानी में डालना या फास्फोरस को केरोसिन में डालना। ये देखो इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब के बारे में देखो मैं स्टार लगवा देता हूं कि ये चीजें देखो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। ध्यान देना, आपको ये पूछा जाएगा लोहे पर जंग लगना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और फास्फोरस का केरोसिन में डालना, सोडियम का पानी में डालना, ठीक है। और सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगा आगे। और यहाँ पे मेरे भाई कपूर का जलना और अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन होना, ये दो चीजें हमें ध्यान देनी है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मेरे भाई भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जो हमें मिल जाए, तो ऐसे आप ऐसे नोट बना देना कि ऐसा परिवर्तन होने के बाद मिल सकता है, परिवर्तन होने के बाद मिल सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन होने के बाद, ठीक है, परिवर्तन होने के बाद न मिले उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यही बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है मेरे भाई, मोमबत्ती का पिघलना, पानी का बर्फ बनना, पानी का वाष्प बनना, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण करना, फिर से हम खौला के चीनी को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं, ठीक है, फिर से हम खौला के चीनी को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कपूर का जलना, इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो कपूर का जलना, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूं कि क्या ये चीज है, ठीक है। आगे देखना, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, जहां भी जलना शब्द आपको मिल गया समझ जाओ वो रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना, दूध से दही बनना, खाने का पचना, ईंधन या पेट्रोलियम का जलना, लोहे पर जंग लगना, फास्फोरस से केरोसिन में डालना और सोडियम को पानी में डालना, ये सब हमारे पास रासायनिक परिवर्तन है। और ये जो स्टार बनाया हूं इन सबको मैं डिटेल में आपको बता देता हूं, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीज है। तो मैं आपको ये बता देता हूं, कपूर का जलना, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, लोहे पर जंग लगना, फास्फोरस को केरोसिन में डालना, सोडियम को पानी में डालना। ये देखो बार बार पूछे जाते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 5 के 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। चलिए एक ही बार हम पढ़ते हैं कि कपूर का जलना क्या होता है और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहला एग्जांपल बताता हूं, कपूर का जलना यानी ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ये मैं आपको पहले समझाता हूं। देखो जो कपूर होते हैं ना मेरे भाई, वो ठोस में होते हैं। कपूर हमारा कैसा होता है मेरे भाई, ठोस में होता है। और कपूर ठोस से डायरेक्ट क्या बनता है मेरे भाई, जलने के बाद गैस बन जाता है। इस गैस को इकट्ठा करके फिर हम कपूर बना सकते हैं, यानी ये प्रक्रिया बार बार हो सकती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऊर्ध्वपातन। जब कोई वस्तु ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन इसे कहते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, इस डायग्राम के सहारे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हिमांक किसे कहते हैं, गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। आपको मैं एक डायग्राम से सिखा देता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक ही समझ लेना मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया मेरे पास एक डायग्राम, ऐसे 2 बना देना है और ऐसे 3 बना देना है, ठीक है। ध्यान देना मेरी बातों को। इसको आपको लिख देना मेरे भाई, मान लेते हैं ये ठोस पदार्थ है, ये हमारे पास है द्रव है, और ये हमारे पास मेरे भाई गैस है, ठीक है। जब कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट द्रव में बदलता है तो इसे हम कहते हैं गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, गलनांक कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदल जाए तो उसे हम कहते हैं हिमांक कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं जमाव कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं जमाव कहते हैं, या इसे इंग्लिश में हम कहते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, फ्रीजिंग कहते हैं। जब कोई पदार्थ द्रव से डायरेक्ट गैस में बदले इसे हम कहते हैं वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, वाष्पन। पानी जैसे होते हैं ना, पानी द्रव से क्या बन जाता है, गैस बनता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवोपोरेशन, इवोपोरेशन कहते हैं।
जब कोई पदार्थ गैस से डायरेक्ट द्रव में बदल जाए तो इसे हम लोग कहते हैं, गैस से डायरेक्ट द्रव में बदल जाए इसे हम कहते हैं संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? संघनन कहते हैं। और संघनन को इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, SETION। जब कोई पदार्थ डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाए उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जैसे में कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ये सब क्या होते हैं मेरे भाई? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। और जब कोई पदार्थ गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाए उसे हम कहते हैं निपेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? निपेक्षण कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में आप लोग लिख देना सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सब्लिमेशन कहते हैं। और निपेक्षण को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिपोजिशन। तो आपको ये चीजें तो समझ में आ जाएंगी एक ही ग्राफ से कि जब कोई ठोस से द्रव में बदलता है उसे हम गलनांक कहते हैं। जब कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलती है उसे हिमांक कहते हैं। जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदलती है उसे हम कहते हैं वाष्पन। गैस से द्रव में बदले संघनन, ठोस से गैस में बदले ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस में बदले निपेक्षण कहते हैं। आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है, ठीक है, आपको ये समझ में आ जाए। अच्छा हाँ, एक और चीज है, उसको हम कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। तो बहुत सारे लोग क्वथनांक भी आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। क्वथनांक, अगर आपको इसको इंग्लिश में जानना है तो इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं मेरे भाई? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इस क्वथनांक का मतलब होता है कि वह ताप जिस पर पानी खौलने लगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? वह ताप जिस पर पानी खौलने लगे, पानी खौलने लगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पानी खोलता है वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड 80 घटता जाता है, ठीक है। जब आप पहाड़ों पे जाएंगे तो आपका वहां पे कम ही तापमान पे पानी खौलने लगता है, लेकिन निश्चित आमतौर पे हम लोग मानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी खौलने लगता है। तो ये हमने क्या सीखा कि कपूर का जलना ठोस से गैस में होता है और ऊर्ध्वपातन क्या होता है। और ऊर्ध्वपातन के साथ साथ हमने ये सब कुछ हमने पढ़ लिया कि किसे क्या क्या चीज कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, ये आपको बताया अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको लिखवाया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सोडियम का पानी में मिलना। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास एक पात्र है, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया है, एक विलयन डाला हुआ है H2SO4 का। इसे कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसी को हम लोग कहते हैं अम्लों का राजा। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है। मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखना, हम मान लेते हैं कि ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है एक पात्र में, ठीक है, ठीक है, एक पात्र में ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास है H2SO4 है। H2SO4 कब है? जब धारा इसमें प्रवाहित नहीं है, जब धारा प्रवाहित नहीं है, ठीक है। ये विलयन तब तक है जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं है। जैसे ही इस विलयन में हम धारा प्रवाहित करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे कि जो हाइड्रोजन है ये टूट जाएगा और सल्फर है वो भी हमारे पास क्या होगा, सल्फेट है वो भी हमारा टूट जाएगा। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, और ये जब धारा प्रवाहित होगी तब, धारा प्रवाहित होगी तब। तो मेरे भाई ये प्रक्रिया बार बार हो सकती है। जब धारा प्रवाहित किए तो टूट गया, जब धारा हटा लिए तो ये जुड़ गया, जब धारा प्रवाहित किए तो ये टूट गया, जब धारा प्रवाहित किए तो जुड़ गया। तो जब ये बार बार अभिक्रिया हो सकती है, यानी परिवर्तन होने के बाद पुनः हमें मिल सकता है, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो इसे भी स्टार बना के ऐसे लिख लेना कि जो H2SO4 उसे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे अम्लों का राजा कहते हैं। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जुड़ा हुआ होता है, जैसे ही धारा प्रवाहित होगी फिर इसके बाद ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। जब धारा प्रवाहित नहीं हो, यहाँ पे लिख देना नहीं, जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये जुड़ा हुआ होता है, जैसे ही धारा प्रवाहित होती है ये टूट जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम पढ़ते हैं कि सोडियम का पानी में मिलना। यही बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर पूरा फोकस लगाइएगा समझने के लिए, ध्यान से देखिएगा। यानी मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में एक हेडिंग आपको लिखवाया था, वो हेडिंग था कि सोडियम को, ऐसे लिखा होगा, सोडियम को पानी में डालना
ये एक रासायनिक परिवर्तन है, और फास्फोरस को केरोसिन में डालना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले ये जानिए, ठीक है। देखो मेरे भाई, केमिस्ट्री पढ़ना नहीं, केमिस्ट्री में समझना है। जब आप केमिस्ट्री के 4-5 रूल ऐसे समझोगे ना, तब आपको लगा होगा केमिस्ट्री में कि नहीं, वास्तव में केमिस्ट्री ऐसे होती है। मेरी बातें ध्यान से समझिएगा। जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें जो तत्वों का क्रम होता है, उसमें 1s तत्व में जो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, हमारे लिए ना करो, रब से, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्रोंसियम, फ्रांसियम। तो ये जितने भी तत्व होते हैं ना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये जितने भी तत्व होते हैं ना, इनको यदि हम मिट्टी के तेल में डाल के रख दें, इसको हम कहाँ रखें, किरोसिन में रखें, इसको हम कहते हैं किरोसिन, या इसको कहते हैं मेरे भाई मिट्टी के तेल, मिट्टी का तेल। इन सभी तत्वों को यदि हम मिट्टी के तेल में रखें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इन सब तत्वों को यदि हम पानी में रख दें, इन सब तत्वों को यदि हम पानी में रख दें तो ये जल जाएगा। जैसे ही पानी में रख देंगे क्या होगा, जल जाएगा। तो जब पानी में रख देंगे तो कौन सा परिवर्तन, मैंने आपको लिखवाया था, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। क्यों होता है मेरे भाई, रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसको यदि किरोसिन में रखेंगे तो ये भौतिक परिवर्तन होता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन ही नहीं होता है। जब 1s के तत्वों को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्रांसियम, फ्रांसियम, इन सबको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी केरोसिन में रखा जाता है, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसे पानी में रखते हैं ये जल जाता है। देखो जैसे पानी में रखते हैं ये जल जाता है, इसलिए इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि जो पोटेशियम है, कि 19 पर पोटेशियम है, इसका परमाणु भार 40 होता है। जो पोटेशियम है, ऐसे लिख देना, पोटेशियम है, ठीक है, जो पोटेशियम है उसको पानी में रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी में रखने से पोटेशियम को कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसी पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में डाल देंगे तो ये जल जाएगा। क्या होगा, जल जाएगा। और जब मेरे भाई ये जल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा मेरे भाई, रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना इस बात का। तो इसमें 2 चीज पॉइंट और ध्यान देना कि जो सोडियम है, ठीक है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको ऐसे नहीं लिखवा रहा हूँ कि कुछ भी ऐसे उठा के पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ये लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है, ठीक है। और देखो सोडियम को हाथ पे नहीं रख सकते, हाथ पे रखेंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन इस पोटेशियम को हम हाथ पे रख सकते हैं, हथेली पर रख सकते हैं, ठीक है। हथेली पर हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, रख सकते हैं। तो आपको इतनी बातें क्या करनी है मेरे भाई, ध्यान देनी है। और आपको ये सब देखो जानना पड़ेगा, ठीक है, कि सोडियम को पानी में डालना, ये जल जाएगा। सोडियम जैसे ही नमी पाता है मेरे भाई जल जाता है। जो ओझा होते हैं, जो मंत्र फूकते हैं, गोईठा में आग लगाते हैं, वो सब सोडियम का उपयोग करते हैं। जैसे ही नमी पाती है वहां पे आग धर लेती है। और ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए मैं आपसे क्या कहता हूं कि 1s के तत्वों को यदि हम केरोसिन या मिट्टी के तेल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जल में डालेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होता है। और पोटेशियम को यदि हम केरोसिन में डालेंगे तो जल जाएगा, और पानी में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगली पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लोहे पर जंग लगना, यानी गैल्वेनाइजेशन। आप यूपी बोर्ड का कोई भी, किसी भी बोर्ड का आप जाके पूरा इतिहास देखिएगा, कोई सा भी बोर्ड देखिएगा, वहां पे गैल्वेनाइजेशन शब्द आपको जरूर मिलेगा। यानी मेरे भाई जो पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, वो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। जंग लगना यानी मूर्छा लगना, जंग लगना यानी मूर्छा लगना, ठीक है। लोहे पर ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में ही जंग लगता है। इसे Fe3, Fe2O4 या O3 कहीं से लिखा गया होता है। जंग या इसी को हम कहते हैं मेरे भाई संचारण कहते हैं, या इसी को कहीं हम लोग कहते हैं मूर्छा लगना, ठीक है। आप मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। आपने कई चीजें ऐसे देखी होगी, जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की जो रिंग होती है ना, नया रिंग होता है तो उसमें मूर्छा नहीं लगती है, लेकिन जैसे जैसे रिंग पुराना होती है वो मूर्छा लग जाता है। बोलोगे हाँ भैया, ऐसा क्यों लगता है? जब तक आपके लोहे में, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब तक आपके लोहे में हवा रहेगी, पानी नहीं रहेगा, तब तक मूर्छा नहीं लगेगी। यहाँ पे लिखा गया है ना,
ये फेरम, ठीक है, फेरम का मतलब ये आयरन है, आयरन का मतलब क्या है मेरे भाई, ये लोहा है, और ये है क्या मेरे पास, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है मेरे भाई, ऑक्सीजन है, और ये क्या है मेरे पास, जल है। ये तीनों होना चाहिए तब जाके आपका जंग लगता है, ये तीनों होना चाहिए तब आपका जंग लगता है, यानी मूर्छा लगता है। लोहा होना चाहिए तब जंग लगेगा, या ऑक्सीजन होना चाहिए तब जंग लगेगा, या जल होना चाहिए तब जंग होगा, तीनों होना चाहिए एक साथ तभी जंग लगता है, यानी मूर्छा लगता है। आप लोहे को 10 दिन तक पानी में डुबाए रखिए, 10 साल तक लगाए रखिए, कभी आपका लोहा मूर्छा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हवा में जाएगा वो तुरंत मूर्छा खा लेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जैसे ही जंग लगती है तो लोहे की आयु घट जाती है, लोहे की उम्र घट जाती है, लोहे का भार बढ़ जाता है, ठीक है। लोहे पर इसको हटाने के लिए एक उपाय सोचा गया था कि इस पर हम एक जिंक का लेपन कर दें, जस्ते का लेपन कर दें, तो ये लोहा मूर्छा नहीं खाता है। जो हम अपनी खिड़कियों पे करते हैं वो जिंक का लेपन करते हैं, ठीक है, इसे हम जस्तीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आप लोग रास्ते में से चलाते हैं साइकिल, तो रास्ते में चलाते चलाते जाते हैं, देखते हैं कि पेड़ के बगल में, रोड के बगल में जो पेड़ होते हैं, पेड़ पर चुन्ना मारे गए होते हैं, अगल बगल ऐसे चुन्ना मारे गए होते हैं ना पेड़ों के बगल में। बोलोगे हाँ भैया, हम कई सारे पेड़ों पे देखे ऐसे चुन्ना मारा गया होता है। वो चुन्ना नहीं होता है, वो जिंक सल्फेट होता है। वो इसलिए मारा गया होता है कि बरसात के समय में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो कीड़े मकोड़े जाके पेड़ पे बैठ जाते हैं और पेड़ को खा जाते हैं, इसलिए पेड़ की वृद्धि रुक जाती है, और जब वृद्धि रुक जाती है तो पेड़ नष्ट हो जाते हैं। तो इस कारण वहां पे जिंक का लेपन, जिंक क्लोराइड का लेपन किया गया होता है, जिसके कारण वहां पे जो कीड़े मकोड़े हैं वो पेड़ पे नहीं बैठते। तो मैं आपको जितनी भी पॉइंट बताऊं मैं यहाँ पे लिख देता हूं और उसे ध्यान से याद रखना, ठीक है। देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये जो लोहे पर जंग लगता है ये मेरे भाई एक रासायनिक परिवर्तन है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक बार जंग लग जाएगा तो दोबारा लोहा हम नहीं बना सकते हैं। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में होता है। ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास जल या नमी, इसको दोनों कह सकते हैं, ठीक है। जंग लगने से भार बढ़ जाता है, जो लोहे का भार है ना वो बढ़ जाता है, और लोहे की आयु घट जाती है। जो लोहा 5 साल चल रहा होता है वो लोहा 3 साल चलेगा, इसकी आयु घट जाती है। लोहे पर जंग के बचाने के लिए जस्ते का उपयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया को, यहाँ पे मैं भूल गया हूं, इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, जस्तीकरण कहते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछेगा गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिखा होगा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, तो किसी भी तरह लिख सकता है, जस्तीकरण भी कह सकता है, गैल्वेनाइजेशन भी कह सकता है, इस तरह भी लिख सकता है। तो लोहे पर जंग से बचाने के लिए जस्ते का उपयोग करते हैं, जस्ते यानी जिंक का उपयोग करते हैं, जिसे हम जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में जो कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए हम जिंक क्लोराइड का लेप करते हैं, जो सफेद सा होता है, ये कैसा होता है मेरे भाई, सफेद होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जिंक क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, जिंक क्लोराइड कहते हैं। और इसका हम लोग क्या करते हैं, लेपन करते हैं, पेड़ों पे हम लेपन कर देते हैं, जिसके कारण कीड़े मकोड़े नहीं लगते। इससे हमारा पेड़ क्या होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है। यहां तक हो गया आपको, तो बोलोगे हाँ भैया यहाँ तक हो गया। अच्छा हाँ, एक और कंफ्यूजन आप लोग के सामने बना रहता है, वो है मेरे भाई, आपने एक नाम सुना होगा वायु, ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा गैस, और आपने एक नाम सुना होगा निर्वात। ये तीनों चीज आप लोग के लिए बहुत अजीब होती है, क्योंकि आप लोग को वायु, गैस और निर्वात में कंफ्यूजन बना हुआ रहता है। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, जो वायु है ना, जो एयर है, जो वायु यानी एयर है, जो हमारे वायुमंडल में जो वायु है, उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें गैस भी होती है, उसमें धूल के कण भी होते हैं। वायु में क्या होती है, इसमें गैस भी होते हैं, गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, दुनिया भर के गैस सब इसी में मिलते हैं। गैस प्लस धूल के कण होंगे, धूल के कण होंगे। और गैस किसको कहते हैं, गैस में जैसे हो गया हमारा अमोनिया हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो कई प्रकार की गैस है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निर्वात किसे कहते हैं, जिसमें ना वायु हो ना जिसमें गैस हो, जिसमें ना वायु हो ना जिसमें गैस हो। यही कारण है कि निर्वात में ध्वनि नहीं होती है, निर्वात में ध्वनि नहीं होती है, ठीक है। निर्वात में कोई भी ध्वनि नहीं होती, मतलब हम हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप कभी भी नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे वायु नहीं है, इसलिए कोई माध्यम ही नहीं होता है कि हमारी बातें कोई सुन सकता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति रहेगी, हमारी आवाज नहीं जा पाएगी, क्योंकि निर्वात में कोई भी वायु नहीं होता है, ठीक है। तो वायु मतलब गैस या धूल के कण। गैस में क्या होते हैं, अमोनिया, जैसे ये सब एग्जांपल हो गए, गैस हो गए, जितनी भी प्रकार की गैस है वो तो गैस ही होगी। निर्वात में क्या कहते हैं, ना वायु हो ना गैस हो।
अगर निर्वात में इन दोनों को एक साथ गिराएं, अगर एक निर्वात में एक वायु में दोनों को साथ में गिराएं, तो निर्वात में जो ये वाला मान है ना, ये वाला मान पहले गिरेगा और ये वाला धीरे धीरे गिरेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो निर्वात में आपको एक ही चीज याद रखनी है, जिसमें वायु ना हो ना ही गैस हो। और वायु किसे कहते हैं? जिसमें गैस और धूल के कण हो। और गैस में क्या? अमोनिया, जैसे सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, ये सब हमारे गैस है। सबसे हल्की गैस क्या है? हाइड्रोजन। उससे हल्की गैस हीलियम। हीलियम से भारी गैस नाइट्रोजन। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है। वायुयान के टायर में क्या भरा जाता है? हीलियम। फुटबॉल में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन। और जो गोताखोर समुद्र में जाते हैं वो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो, और अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम लेके जाते हैं। तो मैं आपको सीरियल बाय सीरियल जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्रम में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, ध्यान देना। तो यहीं तक अपनी क्लासेस समाप्त करता हूँ। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वहां पे हम लोग पढ़ेंगे तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। क्लास पूरा अटेंड करना, एक एक चीज को समझना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त और अपना ध्यान रखना, ठीक है।